हेलो गाइस। तो आज हम क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 6 जिसका नाम है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बुनकर के बारे में और लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चित्र दिया गया है। वो जो चित्र है वो 17वीं सदी में सूरत बंदरगाह पर व्यापारिक जहाज का चित्र है। ये 17वीं सदी का चित्र है जो कि सूरत बंदरगाह का है और व्यापारिक जहाजों का चित्र दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो हमें बताते हैं इस चैप्टर में कि भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। तो भारत के पश्चिमी तट पर जो गुजरात स्थित है वहाँ के सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाला व्यापार वो जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था, सूरत बंदरगाह। और आगे है हमारा कि डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं सदी की शुरुआत से ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। तो ब्रिटिश और डच जो है वो व्यापारिक जहाज का इस्तेमाल जो है वो 17वीं सदी की शुरुआत से ही सूरत बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। और 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व जो है वो गिरने लगा। 17वीं सदी तक तो इसका बहुत उपयोग कर रहे थे, लेकिन 18वीं सदी में क्या हुआ, सूरत बंदरगाह का जो है महत्व गिरने लगा। इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग, इन दोनों उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की दशा क्या थी। तो इस चैप्टर में हम भारतीय कारीगरी, यहाँ के उद्योगों की दशा क्या थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। और लोहा व इस्पात और कपड़ा कैसे, दोनों इसका उद्योग कैसे होता था, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। तो आगे है कि आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। तो आधुनिक विश्व में क्या था, औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण थे, कपड़ा उद्योग और लोहा व इस्पात उद्योग। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। तो ब्रिटेन को क्या हुआ था, 19वीं सदी में जो है वो दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बन गया था। और 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग में भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। और 1850 में क्या हुआ था, 1850 के दशक में जो है ब्रिटेन का जो लोहा, वहाँ के इस्पात थे, वहाँ के उद्योग तो बहुत ही पनपने लगे। तो ब्रिटेन क्या हो गया, दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। और ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और औपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। और ब्रिटेन का जो औद्योगिकरण है और भारत में जो अंग्रेज आए थे ब्रिटिश, और ब्रिटिश का विजय, मतलब कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत में ब्रिटिश का विजय, वो उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। और आगे है हमारा कि अध्याय 2 में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जे हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया। और यहाँ बोला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए क्या हुआ था, भारत की भूमियों पर कब्जे होने लगे और यहाँ का व्यापारिक ढांचा जो है वो बदलने लगा। और 18वीं सदी के आखिरी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत से चीजें खरीदने लगी थी और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। और 18वीं सदी के आखिरी में क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत से चीजें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड और यूरोप में बहुत ही महंगे दामों में बेचा करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था और बहुत ही मुनाफा भी होता था, क्योंकि यहाँ के भारत की चीज वो ब्रिटेन और यूरोप में जाके बहुत ही महंगे बेचते थे। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिकरण उत्पादन बढ़ने लगा, वहाँ के उद्योगपतियों भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के लिए विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। और जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वैसे ही वहाँ के उद्योगपति जो है वो भारत को औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह जो है वो ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाजारों में आने लगा था,
ब्रिटेन का जो तैयार माल है वो ब्रिटेन का तैयार माल भारत के बाजारों में आने लगा था। इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर किस तरह के असर पड़े, प्रस्तुत अध्याय में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं आगे। तो आगे हमारा यहाँ पे है कि भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। अब हम पढ़ेंगे भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। तो आइए पहले कपड़ा उत्पादन पर नजर डालें। तो बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले जो है वो 1750 के आसपास जो है वो भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के लिए क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। तो बंगाल पर जब अंग्रेजों ने विजय किया उससे पहले 1750 के आसपास में जो है वो भारत जो है वो पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ही आगे था। और भारतीय कपड़े जो है वो लंबे समय के लिए अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। और यहाँ के कपड़े जो होते थे वो बहुत ही गुणवत्ता वाले और बारीक कपड़े होते थे और ये कारीगरी जो है वो दुनिया भर में प्रसिद्ध था। और दक्षिण पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा और पेनांग तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। और इन कपड़ों का भारी व्यापार भी था। कहाँ पे? दक्षिण पूर्वी एशिया में, जावा, सुमात्रा और पेनांग में। 16वीं सदी में यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। और 16वीं सदी में क्या हो गई? यूरोप की कंपनियां जो है वो भारत से कपड़े खरीदने लगी बेचने के लिए। इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजों और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा हैं। ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनके अर्थ जानना बड़े मजेदार होते हैं। और भारतीय के जो हुनर थे, कलाकारों के, बुनकर के हुनर, वो बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे और अभी भी अंग्रेजों को याद हैं। तो अब आगे देखते हैं हम। यहाँ पे हमारा एक चित्र दिया हुआ है। ये चित्र जो है वो पोटाला बुनाई का है, 19वीं सदी का। 19वीं सदी के मध्य में पोटाला बुनाई। तो पोटाला बुनाई क्या होता था? पोटाला बुनाई जो है वो सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। पोटाला बुनाई कहाँ होती थी? सूरत में, अहमदाबाद में और पाटन में। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था और वहाँ यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी। पोटाला बुनाई क्या था? वो सूरत, अहमदाबाद और पाटन में बुनाई होती थी। और इंडोनेशिया में क्या था? इस बुनाई का भारी बाजार था और वहाँ के स्थानीय बुनाई जो थे वो परंपरा का हिस्सा बन गई थी, पोटाला बुनाई। तो अब आगे हम पढ़ेंगे शब्दों में इतिहास छिपा है। शब्दों में कैसे इतिहास छिपा है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। तो भारत के जो है बारीक सूती कपड़ा से पहले कैसे पता चला था? तो यूरोप के व्यापारी ने जो है वो भारत से आया बारीक सूती कपड़ा जो है वो सबसे पहले जो था वो मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। और इसी आधार पर वे जो है वो बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन मतलब कि मलमल कहने लगे थे। और बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को वो क्या कहने लगे थे? मलमल मतलब मसलिन। जल्द ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया और ये शब्द जो है वो बहुत जल्द ही प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए थे, उससे पहले पुर्तगाली ही भारत आए थे मसालों की तलाश में, तो उन्होंने जो है वो दक्षिण पश्चिम भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला था। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी ले गए थे। कालीकट से निकले शब्द को केलिको कहने लगे। तो जब पुर्तगाल भारत आए थे मसालों की तलाश में, तो यहाँ से वो मसाला तो लेके गए ही, लेकिन यहाँ के कपड़े भी लेके गए, सूती कपड़े, जो कि कालीकट से निकले शब्द को केलिको कहने लगा। और बाद में जो है वो हर तरह के सूती कपड़े को केलिको ही कहा जाने लगा। तो अब है कि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता
की कहानी बताते हैं। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जो कि भारतीय बाजारों में उनकी लोकप्रियता वो बताते हैं। तो अब हम देखेंगे कि चित्र 3 में आप एक, तो उससे पहले यहाँ हम समझ लेते हैं एक बार फिर से कि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि पश्चिमी बाजारों में भारतीय कपड़ों के लिए लोकप्रिय की कहानी बताते हैं। जैसे कि कैलिको में बताया गया था, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हो गया था कैलिको। तो आगे है हमारा चित्र 3 में आप एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं, जिससे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। तो चित्र 3 में जो है वो आप एक बुक का पन्ना देख सकते हैं, जिसे जो है वो 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित जो है नुमाइंदों के पास भेजा था। बही के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला था। यदि आप इसी बही के पन्नों को पलटते तो आपको पता चलता कि उसमें सूती और रेशमी कपड़ों की 98 किस्मों का जिक्र किया गया था। यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे, जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। और आगे है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑर्डर। तो बही का एक पन्ना 1730। गौर से देखें कि बही में किस तरह एक एक चीज की कीमत लंदन में ही तय कर दी गई थी। ये सामान मंगाने के लिए कंपनी को 2 साल पहले ही ऑर्डर देना पड़ता था, क्योंकि ऑर्डर को भारत भेजने, जरूरी कपड़े बनवाने और उन्हें वापस भिजवाने में इतना समय तो लग ही जाता था। जब कपड़े के थान लंदन पहुंच जाते थे तो उन्हें नीलामी के जरिए बेच दिया जाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो पहले ही ऑर्डर देना पड़ता था भारत को, ताकि वो उनके लंदन में कपड़े भेज दे, कपड़े की थान को भेज दे, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कपड़े के थान को भेज दे और वो नीलामी करके बेच देते थे। 2 साल पहले ही ऑर्डर देना पड़ता था। और आगे है हमारा इस ऑर्डर के बारे में भी। आइए अब इसी बही में दी गई कुछ विभिन्न किस्मों के नामों को देखें। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया था उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें ये व्यापारिक सिटज, कोसा या खस्सा और बंडाना कहते थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज का सिटज शब्द कहाँ से आया है? जी हाँ, यह हिंदी के छींट शब्द से निकला है। हमारे यहाँ छींट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़ों को कहा जाता है। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। तो 1680 में जो है 1680 के दशक में क्या हुआ था, इंग्लैंड और यूरोप में जो है वो छापेदार भारतीय सूती कपड़े की बहुत ही मांग थी। और आकर्षक फूल पत्तियों के बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। और इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़े से बने परिधान पहनती थी। बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता है। यह शब्द हिंदी के बांधन से निकला है। और यहाँ हमारा एक चित्र दिया हुआ है, ये जो है वो है जामदानी बुनाई। ये जो है वो 20वीं सदी के शुरुआत का है जामदानी बुनाई। तो जामदानी बुनाई क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। तो जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर करिघे से सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। इनका रंग प्रायः सलेटी और सफेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत, वर्तमान उत्तर प्रदेश से स्थित लखनऊ जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो अब है हमारा कि ये चित्र है मसूलीपट्टनम
का आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश बारीक कपड़े पर छपाई छींट 19वीं सदी के मध्य में ईरान और यूरोप को निर्यात होने वाले छींट का यह बढ़िया उदाहरण है। ये छींट था जो कि इराक और यूरोप में निर्यात किया जाता था। तो यहाँ हम पढ़ते हैं हम कि इस श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसी बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंगजानी की विधियों से ही बनाया जाता था। वही में कई दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र है जिनका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा गया है। कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि। इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े जो है वो कितने मशहूर हो चुके थे। और आगे हम पढ़ते हैं कि यहाँ हमारा चित्र दिया हुआ है वो जो है वो बंडाना डिजाइन का है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ का। तो यहाँ पे है कि कपड़े के मध्य से गुजरती, मतलब कपड़े के बीचों बीच से गुजरती लकीर को देखें। तो यहाँ पे लकीर दिया हुआ है कपड़ों के बीचों बीच से। तो आप जानते हैं कि यह क्यों है। दरअसल इस ओढ़नी में 2 बांध कर रंगे गए हैं। रेशमी कपड़े के टुकड़ों को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे से सी दिया गया है। बंडाना शैली के कपड़े अधिकांश राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं और आगे है हम देखते हैं। आगे हमारा दिया है यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा। यूरोप के बाजारों में भारतीय कपड़ा, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता जो है वो लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। तो 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते क्या हुआ था, भारत कपड़े की जो लोकप्रियता थी उससे इंग्लैंड जो है वो बहुत बेचैन रहने लगा था और ऊन व रेशम के निर्माता जो है वो भारतीय कपड़ों की आयात पर विरोध लगा दिया था। मतलब कि भारतीय कपड़े जो है वो इंग्लैंड में नहीं आ सकते। इसी दबाव के कारण जो है वो 1720 में ब्रिटिश सरकार ने जो है वो इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि 1720 में इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े जैसे कि छींट के इस्तेमाल पर क्या कर दिया, पाबंदी लगा दिया। उसके लिए कानून भी पारित कर दिया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था और इस नियम को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था। और आगे है हमारा कि उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे और भारतीय कपड़े के सामने जो लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे। और इंग्लैंड के जो नए नए कपड़े कारखाने खुल रहे थे इंग्लैंड में, तो भारतीय कपड़ों के सामने जो है वो इंग्लैंड के कपड़े बहुत ही लाचार पड़ रहे थे और अपने कपड़े में वो और अपने ब्रिटिश मतलब कि जो इंग्लैंड के लोग थे वो भारतीय कपड़े के प्रवेश से जो पूरी पाबंदी चाहते थे ताकि पूरे इंग्लैंड में जो है वो केवल उन्हीं का कपड़ा बिके, भारतीय कपड़े ना बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने क्या किया, सबसे पहले जो है वो कैलिको छपाई उद्योग को भी वही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। इंग्लैंड की सरकार ने क्या किया, सबसे पहले कैलिको छपाई को क्या किया, उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे और इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। और भारतीय कपड़े के साथ साथ जो है वो भारतीय कपड़ों के साथ साथ इन होड़ की वजह से जो है वो इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की जरूरत दिखाई देने लगी थी। और भारतीय कपड़े के होड़ में क्या हुआ, इंग्लैंड में जो है वो तकनीकी सुधारों की जरूरत दिखाई देने लगी थी। और 1764 में जो है वो जॉन के ने जो है वो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम कि स्पिनिंग जेनी होता क्या है। तो एक ऐसी मशीन जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियां घूमने लगती थी।
तो स्पिनिंग जेनी कोई इंसान नहीं बल्कि एक मशीन है जो कि कई सारे काम एक साथ कर सकती थी। एक मजदूर कई सारे कामों को उसके साथ कर सकते थे। तो आविष्कार किया जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफी बढ़ जा गई और तकलियों की उत्पादकता जो है वो काफी बढ़ गई। और 1786 में जो है वो रिचर्ड आर्कराइट 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने जो है क्या किया, वाष्प इंजन का आविष्कार कर दिया। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? रिचर्ड आर्कराइट ने। ये क्वेश्चन है। और 1776 में किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने सूती के कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा जो है वो बेहद कम कीमत पर तैयार किया जाने लगा था। इसके बावजूद जो है वो दुनिया के बाजारों पर भारतीय कपड़ों का दबदबा जो है वो 18वीं सदी के आखिरी तक बना रहा और इंग्लैंड में बहुत सारे कपड़े बनने लगे थे, बेहद कम कीमत पर तैयार होने लगे थे। लेकिन इसके बावजूद भी क्या हुआ, दुनिया के सभी बाजारों में जो है भारतीय कपड़े का दबदबा कब है? 18वीं सदी के आखिरी तक बना रहा। और डच और फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारियों कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा भी कमाया था, क्योंकि वो भारत से कम कीमत पर कपड़े खरीदते थे, मसाले कपड़े जो भी थे, और दूसरे देशों में मतलब कि यूरोप में और इंग्लैंड में जाके बहुत ही ज़्यादा कीमत पर बेचते थे। इराक में ये कंपनियां जो है वो भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। तो ये कंपनियां क्या करती थी? चांदी के बदले सूती का रेशमी कपड़े को खरीदती थी। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीति सत्ता मिल गई तो उसे भारतीय चीज़ों खरीदने के लिए चांदी मंगाने की जरूरत नहीं रही। और जब बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया तो उन्हें भारतीय चीज़ों को खरीदने के लिए चांदी को मंगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो यहीं पे सत्ता संभालने लगे, राजनीति करने लगे। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में ही किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से कपड़ा खरीदने लगी। और ये हमारा उदाहरण चित्र 7 में दिया गया है कि चित्र 7 में क्या दिया गया है कि कोचीन स्थित डच बस्ती का समुद्र से दिखता दृश्य 17वीं सदी में जैसे जैसे यूरोपीय व्यापार फैला, विभिन्न बंदरगाहों पर व्यापारिक बस्तियां भी बनने लगी। कोचीन में डच बस्तियां 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। बस्ती के चारों तरफ स्थित कोलबंदी को देखिए, तो बस्ती के चारों ओर कोलबंदी है। तो अगला हमारा कि 18वीं सदी के आखिरी में बुनाई के मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ थे? तो बुनाई के मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ थे तो वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले सफेद, और दूसरा हम तो सफेद कहाँ कहाँ होता था? सफेद है। उसके बाद चेक और धारीदार है, सिट्ज है, सिल्क है, ये सब बुनाई कहाँ कहाँ होती थी उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो मुख्य क्षेत्र, तो सफेद का क्या था? इसका हम यहाँ पॉइंट देख लेते हैं। ये है हमारा स्टार। तो स्टार कहाँ कहाँ है? तो सफेद की बुनाई क्या हो, अधिकतर मुख्य केंद्र क्या था? इसका ढाका था। उसके बाद और क्या है? गुजरात है, अहमदाबाद है, सूरत है, ये सब जो है वो इसके सफेद के मुख्य केंद्र हैं जहाँ पे उनकी बुनाई होती थी। मद्रास है, पांडिचेरी है, नागपट्टन है। दूसरा है हमारा चेक और धारीदार। तो इसकी बुनाई, इसके मुख्य क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं? तो इसके हैं कलकत्ता है इसका। उसके बाद चेक और धारीदार का तो कलकत्ता है। उसके बाद और हम मद्रास है, पांडिचेरी है, नागपट्टन है, और देखते हैं हम सूरत है। उसके बाद और देखते हैं हम पंजाब है, लाहौर है, हरसिंह है। ये सब में चेक और धारीदार का मुख्य क्षेत्र था, उन्हें वहाँ अधिक बुनाई होती थी। और सिट का क्या था मुख्य क्षेत्र? तो सिट का मद्रास था, पेताबोली था, और देखते हैं हम गुजरात था, पंजाब था, बनारस नहीं पटना था, और फिर कलकत्ता था। और सिल्क का क्या क्या था? तो सिल्क का था हमारा मुख्य क्षेत्र गुजरात था, पतन था, और बनारस है, और सिरोंज है,
नो सिरोंज नहीं है। बस इतना ही है, इसका तो सबसे कम है। सिल्क का हो गया, सबका देख लिए। तो अब देखते हैं हम, अब हमारा बताया गया है कि अगर आप इस नक्शे को देखें तो पाएंगे कि 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन 4 क्षेत्रों में केंद्रित था। कपड़ा उत्पादन जो है वो चार क्षेत्रों में केंद्रित था। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। डेल्टा की असंख्य नदियां से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे। याद रखें कि 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी, और 19वीं सदी के प्रारंभ में ना ही रेलवे की शुरुआत हुई थी, और तब स्टार्टिंग था, रेल बनने अब शुरू ही हुए थे। और पूर्वी बंगाल व अब बांग्लादेश जो बन गया है, पूर्वी बंगाल में स्थित जो है वो ढाका 18वीं सदी में जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। तो 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र क्या था? ढाका, जो कि बंगाल में स्थित है और अब बांग्लादेश की राजधानी है, बांग्लादेश में है। ये शहर जो है वो अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यदि आप नक्शे में भारत के दक्षिण भाग को देखें तो मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट के साथ साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों का एक और समूह दिखाई पड़ेगा। पश्चिमी तट पर मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित थे। और अब हम आगे पढ़ते हैं, तो आगे हमारा बुनकर कौन था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि बुनकर कौन था। तो बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों को ही कारीगर होते थे। तो बुनकर कौन था? तो बुनकर जो है वो आमतौर पर क्या होते थे? बुनकर बुनाई का काम करने वाले समुदाय के ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले व केकोलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध था। तो बुनकरी के लिए क्या प्रसिद्ध था? दक्षिण भारत के साले, केकोलार तथा देवांग समुदाय ये बुनकरी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। और सूत काटना कपड़ा जो है वो उत्पादन का सबसे पहला चरण था। यह काम जो है वो अधिकांश महिलाओं के जिम्मे रहता था। तो सूत काटना जो है वो अधिकांश क्या करती थी? महिलाएं ही इस काम को करती थी, सूत काटने का काम। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे, क्योंकि इसी से सूत काटते थे, चरखे तकलियों से और चरखों से। धागे को चरखे पर काटकर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कटाई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़ा बुनते थे। ज्यादातर समुदायों में बुनाई का काम जो है वो पुरुष करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को जो है वो चिपरीगर नामक माहिर कारीगरों की जरूरत होती थी, जो थप्पे से छिपाई करते थे और हथकरघों पर होने वाले बुनाई और उससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों को रोजी रोटी मिलती थी। तो कपड़ा बुनने का काम जो है वो अधिकांशतः पुरुष करते थे और महिलाएं सूत काटने का काम करती थी। और छपाई के कपड़ा बनाने के लिए जो है बुनकरों को जो है चिपरीदार नामक माहिर कारीगरों की जरूरत पड़ती थी, जो कि ठप्पे से छपाई करते थे और हथकरघे से पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसायों को लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। और यहाँ हमारा दिया हुआ है चित्र 9 में हम देखते हैं बंगाल का एक तांती बुनकर जो है तो बेल्जियन चित्रकार सोलबिन्स द्वारा बनाया गया चित्र है 1790 का दशक में। इस चित्र में तांती बुनकर गड्ढे वाले करघे में काम कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि गड्ढे वाला करघा क्या होता है? तो आगे हम पढ़ने वाले हैं भारतीय कपड़े का पतन। तो भारतीय कपड़ों का पतन कैसे हुआ इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा जो है उत्पादों पर कई तरह के असर पड़े।
तो जब ब्रिटेन में सूती कपड़ा का उद्योग विकसित होने लगा तो भारतीय कपड़ा उद्योगों पर उत्पादों पर क्या हुआ, बहुत ही असर पड़े थे। पहला क्या हुआ था, अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका में के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। और दूसरा जो है वो भारत से जो इंग्लैंड को कपड़े निर्यात होते थे वो बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जो है वो भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। और अब भारत के कपड़े इंग्लैंड में भी नहीं जा रहे थे और इन्हें मुकाबला भी करना पड़ता था ब्रिटेन के कपड़ों का, और अब यहाँ के कपड़े करने पड़ते थे अमेरिका और ब्रिटेन की बाजारों में मुकाबला करना पड़ता था ब्रिटेन के कपड़ों का। तो आगे है हमारा कि इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक जो है वो भारतीय कपड़ों को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। और इंग्लैंड से बनी सूती कपड़ों ने क्या किया, 19वीं सदी की शुरुआत तक ही भारतीय कपड़े को अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप इनकी परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया। और इसकी वजह से जो है हमारे यहाँ के हजारों बुनकर जो है वो बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार तब बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार को गुहार लगाई। तो अब देखते हैं हम कि ओरांग क्या होता है। तो फारसी भाषा में गोदाम और ओरांग कहा जाता था। तो फारसी भाषा में जो है गोदान को ओरांग कहा जाता था, मतलब कि गोदान, उसको ही ओरांग कहा जाता है फारसी भाषा में। वहाँ बिक्री से पहले जो है वो चीज़ों को जमा करके रखा जाता था और वर्कशॉप के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया जाता था। ओरांग को वर्कशॉप के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हम भूखे मर जाएंगे। हम भूखे मर जाएंगे, तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो 1823 में जो है भारत की कंपनी सरकार को 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था, हमारे पुरखों और हम लोगों को कंपनी से पेशगी मिलती थी जिससे हम कंपनी के लिए बढ़िया कपड़े बुनते थे, अपने परिवारों का पेट पालते थे और हमारी बदनसीबी से जो है वो ओरांग खत्म कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों और हमारे परिवारों के पास आजीविका के साधन नहीं बचे हैं। हम बुनकर हैं और कोई दूसरा कारोबार नहीं जानते। अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड मतलब कि व्यापार बोर्ड हम पर कृपा नहीं करता तो हमें कपड़ों के ऑर्डर नहीं देता तो हम भूखे मर जाएंगे। नहीं देता है तो, और कपड़े के ऑर्डर नहीं मिलेंगे तो बुनकर जो है वो भूखे मर जाएंगे। ये जो है व्यापारिक बोर्ड की कार्रवाई 3 फरवरी 1824। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कृपया इसे अपने अखबार में प्रकाशित करें। इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या दिया है। तो 1828 में एक विधवा कताई कामगार ने समाचार दर्पण नामक बंगाली अखबार के नाम भेजे पत्र में अपनी दुर्दशा का इस तरह बयान किया है। सेवा में संपादक समाचार। मैं कताई कामगार हूँ, भारी कष्ट के साथ मैं यह पत्र लिख रही हूँ। कृपया इसे अपने पत्र में प्रकाशित करें। जब मेरी उम्र 22 साल की थी तभी मेरे पति का देहांत हो गया था। मेरी 3 बेटियां थीं। जब मेरे पति का देहांत हुआ हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। उनके श्राद्ध के लिए मुझे अपने गहने बेचने पड़े। जब हम भूखे मरने की हालत में पहुंच गए तो भगवान ने मुझे जिंदा रखने का एक रास्ता दिखाया। मैं तकली और चरखे पर सूत काटने लगी। बुनकर हमारे घर आते और 3 तोले प्रति रुपये की दर से सूत खरीद कर ले जाते। बुनकरों से मुझे जितनी पैसागी चाहिए होती थी मुझे मिल जाती थी। इस तरह हम खाने पीने और कपड़ों के
बारे में निश्चित रहने लगी। कुछ सालों में मैंने 28 रुपये इकट्ठा कर लिए थे। इस पैसे से मैंने अपनी एक बेटी का ब्याह किया। इसी तरह मेरी तीनों बेटियों को अपने अपने घर चली गई। अब 3 साल से हम दोनों औरत, मेरी सास और मैं, दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। अब सूत खरीदने वाले बुनकर जो है वो हमारे पास नहीं आते। अगर मैं बाजार में सूत भेजती हूँ तो पहले के मुकाबले 1/4 दाम भी नहीं मिलता। समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। मैंने बहुतों से पूछा। लोग कहते हैं कि बाहर के विलायती सूत आयात किया जा रहा है। बुनकर वही सूत खरीद कर कपड़ों बनाते हैं और लोग इस सूत का बना कपड़ा 2 महीने में भी नहीं पहन पाते। वह गल कर तार तार हो जाते हैं। कष्टों में फंसी एक कताई कामगार की आप बीती थी। तो अब आगे हम पढ़ते हैं कि लेकिन असली दुर्दिन तो अभी आने वाले थे। असली दुर्दशा तो है अभी आने वाला था। तो 1830 के दशक तक क्या हुआ, भारतीय बाजार जो है वो ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गया। तो 1830 के दशक में क्या हुआ था, भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गया। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह तो हो गई थी कि भारत के लोग इतना सूती कपड़ा पहनते थे, उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों की भी हालत खराब होती थी। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काटकर ही अपनी आजीविका चला रही थी, वे बेरोजगार हो गए थे। लेकिन भारत में हथकरघों से बने होने वाली बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसकी वजह से यह थी कि कपड़ों को कुछ किस्मों मशीनों पर नहीं बन सकती थी। भला जटिल और मनभावन किनारियों वाले साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते हैं। इन कपड़ों की न केवल रईसों के बीच बल्कि मध्य वर्गों में भी काफी मांग थी और न ही ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में वह बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। तो हम आगे पढ़ते हैं कि अपने पश्चिमी भारत में स्थित सोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा का जिक्र जरूर सुना होगा। ये शहर जो है वो 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। तो 19वीं सदी के आखिरी में जो है बुनकरी के 2 महत्वपूर्ण केंद्र सामने आए थे। तो वो था हमारा एक भारत में स्थित था सोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित था मदुरा। और बाद में जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों को आह्वान किया कि वे आयातित कपड़ों का बहिष्कार करें और हाथ से कटे सूत और हाथ से बने कपड़ों ही पहने। और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी बाहर से आए कपड़ों का बहिष्कार किया और हाथ से कटे सूत और हाथ से बने कपड़ों को पहनने के लिए बोला, कपड़े ही पहने बोले। तो इस तरह जो है वो खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। खादी जो है वो राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती ही चली गई। चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में जो है उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाला पट्टी में जगह दी गई। और 1930 में क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तिरंगे झंडे की बीच वाली पट्टी में जगह दी गई चरखे को। आइए देखें कि आजीविका के साधन गंवा चुके बुनकरों को सूत काटने वाले का क्या हुआ। तो उनमें से बहुत सारे तो खेतीहर मजदूर बन गए थे, कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए थे और बहुत से देश के बाहर
अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए थे। इनमें से कुछ हथकरघा बुनकरों को बम्बई, अब जो मुंबई बन गया, तो बम्बई, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर और कानपुर में खुले गए कपड़ा कारखानों में नौकरी मिल गई थी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सूती कपड़ा मिलों का उदय। तो सूती कपड़ा मिलों का उदय हम पढ़ने वाले हैं। तो भारत के पहली सूती कपड़ा मिल जो है वो 1854 में बम्बई में स्थित हुआ। तो सूती कपड़ा मिलों का उदय हम पढ़ेंगे। तो भारत में जो है वो पहली सूती कपड़ा मिल जो है वो 1854 में बम्बई में स्थित हुआ था। कब हुआ था? 1854 में बम्बई में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह कताई मिल जो है वो कताई मिल थी। यह कताई मिल थी 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। और 19वीं सदी की शुरुआत में ही क्या हुआ था? भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे माल के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। और बम्बई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफी निकट था। बम्बई जो था वो पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफी नजदीक भी था, निकट था, जहाँ कपास की खेती की जाती थी। जब वहाँ सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा। तो अब यहाँ हमारा देखिए चित्र दिया हुआ है, चित्र 10। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो कपास कारखानों में काम करती मजदूर महिलाएं सन 1900 में लगभग राजा दीनदयाल द्वारा लिया गया चित्र। कताई विभाग में ज्यादातर मजदूर महिलाएं होती थी, जबकि बुनकर विभाग में ज्यादातर पुरुष होते थे। तो हम देखते हैं कि प्रगलन क्या होता है। प्रगलन तो चट्टान या मिट्टी, मतलब कि चट्टान को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने या धातु की बनी चीजों को पिघलाने की प्रक्रिया, जिससे कोई नई चीज बनाई जा सकती, उसे ही प्रगलन कहते हैं। और आगे हम पढ़ते हैं कि सन 1900 तक आते आते बम्बई में जो है वो 84 कपड़ा मिलें चालू हो गई थी। और 1900 तक आते आते बम्बई में जो है वो कितना हुआ था? 84। बम्बई में 84 कपड़ों के मिल चालू हो गए थे। और उनमें से बहुत सारी मिलें जो है वो पारसी और गुजराती व्यवसायियों ने खोली थी, जो चीन के साथ व्यापार के जरिए काफी पैसा कमा चुके थे। इस दौरान दूसरे शहरों में भी ऐसे कई कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला। अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण जो है मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार और खेतीहर कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा था। तो बहुत सारे कारखाने खुल रहे थे अलग अलग शहरों में, लेकिन प्रारंभिक कुछ दशकों में जो है वो भारत के कपड़ों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा था। सबसे पहली समस्या तो यही थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। ज़्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थी। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देश के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था। परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी। लिहाजा भारत में औद्योगिक सूती वस्त्रोत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी,
जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में काफ़ी कमी आ गई थी और सैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी। अब हम आगे पढ़ेंगे टीपू सुल्तान की तलवार और वुडज स्टील। टीपू सुल्तान की तलवार और वुडज स्टील, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो भारतीय इस्पात और लौह धातु कला की कहानी हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। तो भारतीय इस्पात और लोहा धातु का कला की कहानी हम कहाँ से? टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। ये वही टीपू सुल्तान हैं जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया और टीपू सुल्तान ने 1799 तक जो है वो मैसूर पर शासन किया और अंग्रेजों से 4 लड़ाई लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए थे। टीपू सुल्तान की विश्वविख्यात तलवारों आज इंग्लैंड के संग्रहालयों की बहुमूल्य संपत्ति है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी? दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और टेनी थी कि वह दुश्मन के लौह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। इसी तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुडज नामक स्टील से पैदा हुआ था, जो पूरी दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इस वुडज स्टील की तलवारों बहुत पैनी और लहरदार होती थी। इनकी यह बनावट लोहों में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु के 1 साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसीसी बुनाकर बुकानन ने 1800 में मैसूर की यात्रा की थी। फ्रांसीसी बुनाकर ने टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद बुनाकर ने क्या किया? फ्रांसीसी बुनाकर ने इस बात का ब्यौरा दिया कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में वुड स्टील की तरह बनाया जाता था। इन भट्टियों में लोहों को काठकोयलों के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था। तापमान के जटिल उतार चढ़ावों को नियंत्रित करते हुए प्रगालक इस्पात की सिल्लियां तैयार कर लेते थे, जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिम और मध्य एशिया में तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वुड असल में कन्नड़ा शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द उरुक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप था। तो अभी देखते हैं हम 18वीं सदी के अंत में टीपू सुल्तान की तलवार ये थी। तो टीपू सुल्तान की तलवार की मूठ पर कुरान की आयतों लिखी हुई है, जिनमें युद्ध में फतह के संदेश दिए गए हैं। गौर से देखिए और शेर का सिंह मुड़ के निचले सिर की तरफ है। ये देखिए टीपू सुल्तान की तलवार है। भारतीय वुड स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफी आकर्षित किया था। विश्वविख्यात वैज्ञानिकों और बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फेराडे ने भारतीय वुड स्टील की विशेषताओं का 4 साल 1818 से 22 तक अध्ययन किया। परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित वुड स्टील निर्माता प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह लुप्त हो गई थी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था? तो भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ ही यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गए और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहों और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया था। यहाँ एक पॉइंट है हमारा कि नवाबों और राजाओं की हार से लौह इस्पात उद्योगों कैसे प्रभावित होता है। तो ये हम पढ़ लिए कि यहाँ के लौह इस्पातों का जगह जो है वो इंग्लैंड के लौह इस्पात ने ले लिया था। तो अब हम पढ़ेंगे गांवों की उजड़ी भट्टियां।
तो गाँव की उजड़ी भट्टियाँ क्या थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कैसे हुई थी गाँव की उजड़ी भट्टियाँ? तो वुड स्टील उत्पादन के लिए लोहा और परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी थी, परंतु भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहों का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी। खासतौर से बिहार और मध्य भारत के हरेक जिले में ऐसे प्रगालक कारगर थे जो लोहा बनाने के लिए लोहा के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। इसी लोहे से कारखानों में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे। ज्यादातर भट्टियों मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। प्रगलन का काम पुरुष करते थे, जबकि महिलाएं धोकनी चलाती थी। वे कोयले को लगातार दहलाने के लिए हवा और क्या है हमारा आगे है, हवा फेंकती रहती थी। तो यहाँ हम देखते हैं धोकनी मतलब क्या होता है, हवा फेंकने वाला यंत्र। तो ये है हमारा चित्र 12, पालामाऊ बिहार के लोहा कारीगर। ये है पालामाऊ बिहार के लोहा कारीगर, ये चित्र हमारा दिया हुआ है। तो आगे है हमारा एक मध्य भारत का एक गांव जहां लोह प्रगालकों का आगरिया समुदाय रहता था। तो आगरिया जैसे कई समुदाय लोहा बनाने में माहिर थे। 19वीं सदी के आखिर में बार बार पड़े अकाल की वजह से भारत के सूखे इलाकों पूरी तरह तबाह हो चुके थे। मध्य भारत में बहुत सारे आगरिया कारीगरों ने काम बंद कर दिया, गांव छोड़ दिया और रोजी रोटी की तलाश में दूसरे इलाके चले गए। इनमें से बहुत सारे लोगों ने दोबारा कभी भट्टियां नहीं चलाई। और आगे हम पढ़ते हैं कि 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे के प्रगलन का हुनर जो है वो खत्म होने लगा। ज्यादातर गांवों में भट्टियां ठंडी पड़ चुकी थी और लोहों का उत्पादन जो है वो गिरता जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ? तो इसकी एक वजह तो नए वन कानून ही थे। नए कानून, वन के कानून ये नए थे एक वजह, जिसके बारे में आप अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। जब वह औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी, तो लोहा बनाने वाले और कोयला के लिए भला लकड़ी कहाँ से मिलती और लौह अयस्कों की वे कहाँ से ला सकते थे। कई कानूनों और नजरअंदाजों करते हुए वे अक्सर चोरी छुपे जंगलों में जाकर लकड़ी इकट्ठा कर लाते थे, परंतु लंबे समय तक केवल इसी तरह अपना कारोबार नहीं रख सकते थे। लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने यह पेशा छोड़ दिया और वे आजीविका के लिए दूसरे साधन ढूंढने लगे। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों और आवाजाही की अनुमति दे दी थी, लेकिन प्रगालिकों को अपनी प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत भारी कर चुकाने पड़ते थे, जिससे उनकी आय गिर जाती थी। तो कुछ क्षेत्रों के लिए जो है वो सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दिए थे, लेकिन प्रगालकों को जो है वो भट्टियों के लिए वन विभाग को बहुत भारी कीमतें चुकानी पड़ती थी, जिसकी वजह से उनकी आय गिरने लगी थी। तो आगे है हमारा कि 19वीं सदी के आखिरी तक जो है वो ब्रिटेन से लोहे और इस्पात का आयात भी होने लगा था। और 19वीं सदी के आखिरी तक क्या हुआ, ब्रिटेन से लोहा और इस्पात भी भारत आने लगा और भारतीय लुहार भी घरेलू बर्तन व औजार आदि बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे। जो लोहा आता था उसी से घरेलू बर्तन भी बनाने लगे थे भारतीय लुहार। इसकी वजह से स्थानीय प्रगालकों द्वारा बनाए जा रहे लोहों की मांग कम होने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत तक लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने एक नई चुनौतियां खड़ी हुई। तो अब हम पढ़ते हैं एक व्यापक उद्योग। तो हम देखते हैं कि व्यापक उद्योग क्या था। तो अब देखते हैं हम एक व्यापक उद्योग के बारे में। तो प्राणी विज्ञान
सर्वेक्षण विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार क्या था? एक जमाने में लोहा प्रगलन भारत का बहुत व्यापक जो उद्योग था और सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र के विशाल बलुआ मैदानों के अलावा शायद ही कोई ऐसा जिला था जहां धातु मलि न दिखाई देता हो। यहाँ के आदिम लौह प्रज्ञालकों को ऐसे भंडारों से अयस्क हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होती थी, जिन पर कोई यूरोपीय लौह विशेषज्ञ एक पल के लिए विचार करना में उचित नहीं समझेगा। हासिल करने के लिए कोई परेशानी नहीं होती जिन। तो हम आगे पढ़ते हैं। भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय। तो अगला हमारा पॉइंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारत में जो है वो लोहा और इस्पात कारखानों का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो साल 1904 में 4 की बात है, यह 1904 की बात है। अप्रैल के महीनों में अमेरिका भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदगी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। तो कब? 1904 की बात है। अप्रैल के महीने में भारतीय भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ के में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। वे भारत में एक आधुनिक लौह एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारों की तलाश में कई महीने और काफी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। और जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लौह इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने के तैयार थे, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह थी कि उम्दा लौह अयस्क भंडारों का पता लगा लिया गया। एक दिन कई घंटों तक जंगल की खाक छानने के बाद वेल्ड और दोराबजी एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर लौह अयस्क ले जा रहे थे। ये आगरिया समुदाय के लोग थे। तो जब उन्होंने बहुत सी तलाशी की तो कई घंटों तक जंगलों में घूमने लगे। उसके बाद वेल्ड और दोराबजी ने एक गांव में पहुंचे, जहां पे उन्होंने देखा कि कुछ स्त्रियां और कुछ पुरुष टोकरियों में भरकर लौह अयस्क ले जा रहे थे। ये जो है वो आगरिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि वे अयस्क कहाँ से लाए हैं, तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी। वेल्ड और दोराबजी घने जंगलों से होते हुए काफी देर बाद थककर उस पहाड़ी पर जा पहुंचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्हें जिस चीज की तलाश थी वह मिल चुकी है। रजहारा पहाड़ियों दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी, लेकिन यहाँ एक परेशानी थी। यह सूखा इलाका था और कारखाना चलाने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं था। लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही। आगरिया समुदाय ने लोगों ने ही लौह अयस्क के एक और स्रोत ढूंढने में मदद दी, जहां से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को और अयस्क की आपूर्ति की गई। कुछ साल बाद स्वर्णरेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई। इस शहर को जमशेदपुर नाम दिया गया। इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था, जहां टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई, जिसमें 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा।
तो कुछ साल बाद जो है वो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके वहां फैक्ट्री का औद्योगिक शहर बसाने और फैक्ट्री बसाने के लिए जगह बनाई गई। इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया। इस स्थान पर जो है वो लोहा अयस्क भंडारों से निकट ही पानी भी उपलब्ध थी। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की टिस्को की भी स्थापना हो गई और 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा। टिस्को की स्थापना जो है वो बहुत सही समय पर हुई थी। 19वीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था। भारत में रेलवे की विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियां की यहाँ भारी मांग थी। और भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से क्या हुआ था, ब्रिटेन की बनी पटरियों की यहाँ भारत में बहुत ही मांग थी। काफी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है। जब तक टिस्को की स्थापना हुई हालात बदलने लगे थे। 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। तो जब तक टिस्को की स्थापना हुई तब हालात वो बदलते हुए नजर आ रहे थे। 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ। ब्रिटेन में जो शुरू हुआ था, विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात और यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित होना पड़ा। यह युद्ध लंबा खींच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोले के खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम भी सौंप दिया गया। 1919 तक स्थिति यह हो गई कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार की खरीद लेती थी। जैसे जैसे समय बीता टिस्को जो है वो समूचे ब्रिटेन में साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था और सूती कपड़े की तरह लोहे एवं इस्पात के सामने में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा और भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ। यह बदलाव सबसे पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आई। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई। भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्षरत ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में इनसे बहुत सारी मांगें माननी पड़ी। और आगे है, यहाँ हम पहले देख लेते हैं। यहाँ हमारा छोटा था। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बनी टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी 1990। तो ये देखिए स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बना है टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री। 1940 का चित्र है। और यहाँ हमारा चित्र 15 में दिया है कि युद्ध के आखिरी में विस्तार। तो युद्ध के आखिरी में विस्तार क्या हुआ था? तो युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए टिस्को को अपनी क्षमता और फैक्ट्री का आकार बढ़ाना पड़ा। विस्तार का यह काम युद्ध के बाद भी चलता रहा। इस चित्र में विद्युत संयंत्र और बॉयलर संयंत्र बनाए जा रहे हैं। जमशेदपुर 1990। तो आगे है हमारा अन्यत्र। तो अन्यत्र के क्या? जापान में औद्योगिकरण की शुरुआती साल। तो अब हम पढ़ेंगे जापान में औद्योगिकरण के शुरुआती साल क्या हुए थे। तो 19वीं सदी के आखिरी में जापान के औद्योगिकरण का इतिहास भारत के औद्योगिकरण से बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। तो 19वीं सदी के आखिर में क्या हुआ था? जापान के औद्योगिकरण का इतिहास जो है वो भारत के औद्योगिकरण से बिल्कुल उल्टा दिखाई देता था। भारत में औपनिवेशिक सरकार
ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बढ़ाना चाहती थी। भारत में जो है वो औपनिवेशिक सरकार में ब्रिटेन वस्तुओं का बाजार बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने भारतीय उद्योगपतियों को किसी तरह की सहायता नहीं दी। दूसरी तरफ जापान की सरकार ने अपनी देसी उद्योगों को खुलकर बढ़ावा दिया। जापान की सरकार ने अपनी देसी उद्योगों को खुलकर बढ़ावा दिया। 1868 में जापान की सत्ता संभालने वाले मेजी राजवंश का मानना था कि जापान को पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए औद्योगिकरण के रास्ते चलना चाहिए। इसलिए उसने औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसी क्रम में डाक सेवाएं, टेलीग्राम, रेलवे और वाष्प चालित जलपोतों का विकास किया गया। पश्चिम से नवीनतम तकनीक का आयात किया गया और उसे जापान की जरूरतों के हिसाब से ढाला गया। जापानी पेशेवर को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया। निवेश के लिए सरकारी बैंकों से उद्योगपतियों को उदार शर्तों पर कर्जे दिए गए। सरकार ने पहले विशाल उद्योग शुरू किए और बाद में उन्हें सस्ती कीमत पर व्यावसायिक घरानों को बेच दिया। भारत में औपनिवेशिक प्रभुत्व ने औद्योगिकरण के रास्ते में बाधाएं पैदा कर दी थी, जबकि जापान में विदेशी कब्जों के भय की वजह से औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। लेकिन इसका एक अर्थ यह भी था कि जापान का औद्योगिक विकास शुरू से ही उसकी सैनिक जरूरतों से जुड़ा हुआ था। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।